जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट। और यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 ने। यहीं पे भारत की संविधान के लिए संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी 1934 में सर्वप्रथम यहीं पे रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। और क्रिप्स मिशन आया कब था ये? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए दिया है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी दिया है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी दिया है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी दिया है 15 लाख व्यक्ति। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा का, उनका जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए दिया है विलियम वुड, ऑप्शन बी दिया है पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी दिया है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी दिया है ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें से कैबिनेट मिशन कब आया था? अभी इसके पहले हमने बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पेंथिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर थे। और 1946 में जो क्रिप्स मिशन आया था, इसके अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के स्टैफोर्ड क्रिप्स थे अध्यक्ष, और पेंथिक लॉरेंस जो है भारतीय सचिव थे, और ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे उस टाइम। तो यहाँ से कौन सदस्य नहीं था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सदस्य नहीं था? हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ पे दिया 24 अगस्त 1946 को, यानी 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, और इसके तहत की गई 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी ऑप्शन ए, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। तो कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सी राजगोपाली शिक्षा मंत्री थे। सी राजगोपाल जी शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये थे श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। इन तीनों में से देखो, ऋषि राजगोपाल शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और कौन नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें से नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कथन दिया है वेवेल योजना के अनुसार, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका जो कथन सही है, कारण गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। 1943 में जो हमारे वायसराय थे वो थे आर्किबाल्ड वेवेल, जो निम्नलिखितों की जगह पे आए हुए थे। इनको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखा। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, मुसलमान जो सदस्य थे वो हिंदुओं क्या थे? बराबर होना था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। किसको छोड़कर? वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को ठीक करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? संविधान सभा के विषय में सही है। कौन से कथन सही हैं? पहला दिया वो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा दिया वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा दिया वो बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए। इनमें से कौन से? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो कौन सा सही है? पहले हम जानते हैं संविधान सभा के विषय में। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये गलत हो गया, एक गलत हो गया। ठीक, इसका निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। बहुदलीय निकाय थी, ये सही है, ये सही है, बहुदलीय निकाय थी। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन। पहला दिया इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, परिसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी दिया इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी ऑप्शन है इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो कौन सा कथन गलत है इसमें, ये कहा है।
तो पहले जानते हैं संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है, बाकी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो अभी अभी हम लोगों ने जाना प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम सभा की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं अगला। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए दिया है टी कृष्णामचारी, ऑप्शन बी दिया है वी कृष्णामचारी, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी फ्रैंकी एंथोनी। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंकी एंथोनी थे। अस्थायी उपाध्यक्ष थे जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक, अस्थायी उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी जो थे वो क्या थे? वो पहले अस्थायी उपसभापति थे, प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। कौन थे? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, फ्रैंक एंथोनी। एच.सी. मुखर्जी प्रथम मनोनीत तो नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में जाना गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना तो 9 दिसंबर 1946 को की गई। 9 दिसंबर 1946 की उसकी प्रथम बैठक हुई और इसी दिन स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव किस सभा द्वारा पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किस डेट को? संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था किस डेट को? संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और यही प्रस्तावना लास्ट में बना उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 मंथ एवं 18 दिन। ठीक। इसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को
समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और दो सूचियां दी गई हैं एक्स और वाई, उनमें सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ये पहला हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, यानी ए, एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे, के.एम. मुंशी, यानी ये बी हो जाएगा। राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी, ये सी हो जाएगा। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, डी हो जाएगा। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, ए हो गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए दिया है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है बी.एन. राव, ऑप्शन डी दिया है के.एम. मुंशी। तो कौन थे? तो थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव जी थे। बेनेगल नरसिम्हा राव, बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी को अभी हमने बताया प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, के एम मुंशी। इसके पहले हमने बताया था, मतलब क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा या के एम मुंशी द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। पहला प्रारूप तैयार किया गया जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूपों में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिया है 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी 26 नवंबर 1949। तो इसमें कोई विकल्प है नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर। भारतीय, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो कब? 26 नवंबर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान, ऑप्शन ए दिया है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 सही है या 1 और 2 दोनों सही हैं, या न तो 1 न तो 2। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में नवंबर दिसंबर 1932 लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान था। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, 3 गोलमेज, प्रथम द्वितीय तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एक व्यक्ति, तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो किसने की थी? तो ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी जी ने कही थी। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।